तो सभी को गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? चालू करो। क्या हाल चाल है बेटे? बढ़िया है। कट रही है तो अब हम लोगों का एक और चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है। हो गया ऑन? आज एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ये चैप्टर मैं नोट नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नोट करने में बहुत टाइम लग जाता है। पूरा सिलेबस हम कभी नोट नहीं कर सकते। कर सकते हैं अगर 3 अटेम्प्ट देने में। तो कॉन्ट्रैक्ट हमने पूरा नोट कर लिया, ये आपको मिल जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे से सुनना, अगले 1 घंटे बहुत प्यार से और प्रेम से। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये आप सब डाउनलोड कर लेना मेरी एप्लीकेशन से, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, आप सभी ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करने के बाद ये एक्ट आपके लिए बच्चों का खेल लगेगा। भाई क्या हुआ, पहले सबसे पहले एक बात बता दूं, ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था ना, ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 7 हुआ करता था। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 7 हुआ करता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये वाला एक्ट, ठीक है। अब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो 1872 में आया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया? 1872 में आया। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया 1872 के अंदर, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले इसका हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आपको पता ही है, जब कोई बड़ा हो जाता है, जैसे कोई छोटा बच्चा है, बचपन में अपने माँ बाप के पास होता है ना, 3-4 साल की उम्र, 5 साल की उम्र, फिर उसकी उम्र 13-14 साल, 15 साल की होती है, वो क्या मांगने लगता है? अपना अलग से रूम। पता नहीं क्यों मांगता है, ठीक है। तो है कोई तुम में से मांगा है अलग से रूम? और माँ बाप फिर अपनी समझदारी से खुद भी उसको एक अलग से रूम दे ही देते हैं जब उसकी शादी हो जाती है जी। सब सुनना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के घर में रहता था, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले किसके घर में था? कॉन्ट्रैक्ट के। लेकिन नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेलर, नंबर ऑफ बायर के बीच में जो है डिस्प्यूट्स बढ़ने लगे। नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स भी क्या होने लगे? इंक्रीज होने लगे। तो फिर जरूरत पड़ी कि भाई सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को, मतलब सेलर बायर को अपना एक सेपरेट घर दिया जाए। 1930 सीए डे वाले दिन, सीए डे कब आता है? 1 जुलाई 1930 को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अस्तित्व में आया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटाकर, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिपील करना। वहां उस एक्ट को क्या करा? रिपील करा, और वहां से उठाकर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को यहां पर लेकर आया। सब समझ में आ गया? इससे पहले के सारे चैप्टर्स पढ़ रहे हो घर पे? एलएलपी हो गया पूरा का पूरा, तगड़ा करवाया था। वो मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो गई यहाँ पे, बाद में पता लगा, तो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का नाम ना पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं था, इस चैप्टर का नाम था इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में जब ये चैप्टर बनाया ना, तब इसका नाम पड़ा इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। उससे पहले ये किसका हिस्सा था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका नाम पड़ा इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। फिर 1963 आते आते 1963 में इसके नाम में से इंडियन शब्द को हटाकर सिर्फ एक शब्द रखा गया, नाम था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ऑल वेल। तो अगर मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं,
तो सब सुनना बहुत अच्छे तरीके से। ये जो एक्ट है, ये एक्ट इस चैप्टर के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। किसकी? तो मेरे प्यारे बच्चे, ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर शब्द का मतलब हुआ कि भाई सेलर ने बायर को कुछ दिया, और क्या दी? प्रॉपर्टी शब्द का मतलब होता है ओनरशिप। एक्ट का नाम तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, लेकिन ये एक्ट ज्यादातर जो है वो गुड्स की ओनरशिप के ऊपर बात करता है। अब जैसे यहाँ पर ये एयर कंडीशन है, मैंने इसके पेज 5 खोले और अपने घर ले गया, घर पे लगा दिया। सर ने देखा भाई है नहीं यहाँ पर। अब बताओ सर, मुझसे ये एयर कंडीशन क्लेम कैसे कर पाएंगे? हाँ यार, ये भी बात सही बोली। जो भी मेरी फीस है उसमें से काट लेंगे ना। मान लो मैंने सारी फीस ले ली, अब ये मत बोले अगले बैच से काट लेंगे। इससे आगे भी बढ़ भाई। ओनरशिप, ओनरशिप एक डॉक्यूमेंट होगा, उससे ही तो बोलेंगे भाई ये मेरा है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में दो शब्द है, पहले चैप्टर का नाम है, एक का नाम है सेल्स और एक का नाम है गुड्स। सेल्स मतलब सेल हो रही है, बेच कौन रहा है? सेलर। खरीद कौन रहा होगा? बायर। सेल्स ऑफ गुड्स। तो गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ध्यान से सुनना, ये पूरा चैप्टर यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक सेलर ने एक एयर कंडीशन बेचा बायर को। एयर कंडीशन में कोई दिक्कत आ गई, बायर ने सेलर को अप्रोच किया कि भाई मुझे दूसरा एसी दे या पैसे दे। सेलर ने बायर को ना तो दूसरा एसी दिया ना तो पैसे दिए। क्या बायर सेलर के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है? इस चैप्टर के बेस पे। क्योंकि गुड्स कौन सा था? मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मतलब मूवेबल एसेट्स, जिसको आप मूव कर सकते हो। मैंने एक लैपटॉप खरीदा, 1 लाख रुपए का। लैपटॉप में समस्या आ गई और सेलर जो है वो मेरी समस्या का समाधान नहीं कर रहा। क्या उस सेलर के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता हूं? क्योंकि लैपटॉप क्या है, कौन से बेसिस पर लूंगा? सेल्स ऑफ गुड्स। दो बातें समझ में आई। लेकिन मान लो मैंने सर को ये बिल्डिंग सेल करी, बिल्डिंग में कोई समस्या आ गई, तो बेटे मेरे, क्योंकि बिल्डिंग एक गुड्स नहीं है, गुड्स वही होता है जो मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, तो हम लोग यहाँ पर लीगल एक्शन नहीं ले सकते। इस चैप्टर में तो नहीं ले सकते। तो बात अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की होगी तो उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। उसके लिए सेपरेट चैप्टर है। कौन सा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसी चीज की बात करोगे, ऐसे सामान की बात करोगे जो कि गुड्स है, तो उसके लिए एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है और नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जहां पर अगर ओनर बायर बन चुका है और सेलर ने गुड्स खराब दिया, तो बायर सेलर के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है इस गुड्स के माध्यम से। ऑल वेल। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ये वाला चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एक सेपरेट चैप्टर बना हुआ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ऑल वेल। लेकिन अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हो, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, गुड्स के लिए, यहां इन्होंने बता रखा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूं इंट्रोडक्शन से। ये नोट्स आप लोगों को डाउनलोड करने हैं मेरी एप्लीकेशन से। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा। और इसका न्यू वर्जन डिजिटल वाला, देखो दोनों सेम ही होते हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। फिलहाल ये वाला नोट कर लेना, इससे पढ़ लेना। ठीक है, इंट्रोडक्शन। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 गवर्न्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स की बात करें।
समझ में आ गई बात? इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो फिर आप कहां जाओगे? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर। समझ गए? ओरिजिनली इट वाज द पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बता दिया। पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किसका पार्ट था? चैप्टर 7 हुआ करता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। एंड दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, इसका जन्मदिन कब आता है? 1 जुलाई 1930 को इसका डेट ऑफ बर्थ है। ऑल वेल बच्चे? ओरिजिनली इट वाज इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। पहले ये क्या हुआ करता था? बाद में इंडियन वर्ड क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया। और ये एक्ट जो है वो पूरे के पूरे भारत में फैला हुआ है। कहां फैला है? पूरे इंडिया। क्लियर है मेरे बच्चे? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। इस एक्ट के अंदर सर हमें कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स पढ़ने? तो हमें, सॉरी चैप्टर्स नहीं, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पढ़ने हैं? तो हमें इस एक्ट के अंदर 4 नंबर ऑफ यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट 1, 2, 3, 4। यूनिट नंबर 1 हमारे को कहता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दूसरा है अपना ये कंडीशन एंड वारंटी। तीसरा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। चौथा अनपेड सेलर। यूनिट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा यूनिट है और बहुत लॉजिकल यूनिट है। यूनिट नंबर 3 उसके बाद है कंडीशन वारंटी। यूनिट 2 एक ही क्लास का और मस्त तरीके से होगा। यूनिट 4 एक ही क्लास का, अगर नोट ना करे, नोट करे तो 2-2 क्लास। डन है? तो देखो पूरे के पूरे सिलेबस को नोट कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि 7 चैप्टर है, नोट करेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को प्रॉपर करा दिया। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये आपके सामने हैंड रिटन है, यही लिखोगे आप क्लास में, तो आपको इसका ही पूरा पूरा याद कर लेना अच्छे तरीके से। और ये आप चिंता छोड़ दो, वो मेरा काम है क्लास के अंदर याद करवाना। ठीक है? सबसे पहले स्टार्ट कराऊंगा यूनिट नंबर 1। नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 कहता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब, सबसे पहले इन्होंने डेफिनेशन बताई है गुड्स की। किसकी डेफिनेशन? क्योंकि चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे पहले डेफिनेशन किसकी है? गुड्स की। गुड्स का मतलब क्या होता है? सब सुनना बहुत प्रेम से और बहुत अच्छे से। गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चे? हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी को आप गुड्स बोलते हो। लेकिन गुड्स में इंक्लूड नहीं होती है 2 चीजें। एक तो आपका क्या? मनी, और मेरा एक्शनेबल क्लेम। एक मेरा मनी और दूसरा क्या? एक्शनेबल क्लेम। ये दोनों चीजें गुड्स के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। तो सर ये दोनों चीजें क्या हैं मेरे प्यारे बच्चे? मनी से हम गुड्स खरीदते हैं, मनी कभी भी गुड्स नहीं होता। मनी इंक्लूड्स, यहां पर बात हो रही है किसकी? लीगल टेंडर की। 500 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 50 का नोट, ये सारी चीजें क्या है? ये सब कुछ लीगल टेंडर है। जो प्रचलन में, जो करेंसी चलन में होती है उसको आप मनी कहते हो। तो क्या यहां पर एक आंसर ये नहीं आ रहा कि सर ओल्ड कॉइन्स मनी नहीं होता, ओल्ड करेंसी मनी नहीं होता, ओल्ड करेंसी गुड्स होता है। मान लो मेरे पास एक 200 साल पुराना सिक्का है 1 रुपए का, तो क्या आज वो 1 रुपए में बिकेगा? बेटे लाखों में कीमत होगी उसकी। और इंडिया में बहुत सारे वैल्यूअर हैं, बहुत सारे एजेंट्स हैं जो मतलब लीगली ये काम करते हैं ओल्ड कॉइन्स को ओल्ड खरीदने और बेचने का। तो मनी ओनली करंट कॉइन,
बिकॉज ओल्ड कॉइन्स आर ट्रीटेड एज। यकीन ना हो तो कभी हरिद्वार गए हो तुम लोग? हरिद्वार में गंगा जी का घाट है, उसके आगे जाना, आपको लाइन से पुराने सिक्के बेचने वाले मिल जाएंगे। आप एक काम करो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाओ, गेट नंबर 1 की तरफ, वहां लाइन से मिल जाएंगे। वो पुराने सिक्कों को बेचते हैं। थोड़े से आपसे क्या लेंगे? थोड़ा सा आपसे कमीशन ले लेंगे। समझ में आ गया? तो पहली बात तो मनी के बारे में मेरे को समझ में आ गया। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, छोड़कर, मनी और एक्शनेबल क्लेम। मनी एक्शनेबल क्लेम इन दोनों को छोड़कर, बट इंक्लूड्स। अच्छा पहले एक्शनेबल क्लेम समझ लो। अब ये एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? देखो, एक्शन, एक्शन मैंने आपके खिलाफ लिया और बदले में क्या मिला? अब मान लो मुझे आपसे पैसे लेने हैं, मैंने कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने ऑर्डर दिया आपको कि, मतलब जो पार्टी हारी है उसको बोला कि भाई जीती वाली पार्टी को तुम एक डबल बेड दो या फ्रिज दो। तो गुड्स तो यहां भी ट्रांसफर हुआ, लेकिन ये जो क्लेम मिला है ये गुड्स नहीं है, ये गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के चैप्टर में आता है, एक्शनेबल क्लेम। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, या प्रोमिसरी नोट है, या चेक है। मैंने आपसे वादा किया 3 महीने बाद आपको 20,000 रुपए दे दूंगा, आज आप मुझे ये सामान दे दो। आपने बोला लिख के दे, मैंने लिख के दे दिया आपको। तो 3 महीने बाद आप उस पेपर के बेस पर मेरे ऊपर क्लेम कर सकते हो या नहीं? यस और नो? लेकिन वो पेपर गुड्स थोड़ी है। समझ में आई बात? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्शनेबल क्लेम का एग्जाम्पल होता है। समझ गए? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट एक्सक्लूड्स मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। इसके अलावा क्या शेयर्स और स्टॉक्स गुड्स होते हैं? 100% होते हैं सर। आपने शेयर अपना मेरे नाम पे कर दिया, आपने शेयर बेचे, मैंने खरीद लिया, तो ये गुड्स होंगे या नहीं होंगे? होते हैं। आपके नाम पे था ओनरशिप शेयर का, वो मेरे पास मिल गया, मैंने आपको बदले में पैसे दे दिए, तो शेयर्स एंड स्टॉक गुड्स होते हैं। क्या ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल, ग्रास और ट्रीज गुड्स होते हैं? क्या इन सभी को काटा जा सकता है? तो जब काट जाएंगे तो उनको क्या, वो क्या बन जाएगी? वो चीज गुड्स बन जाएगी। तो गुड्स की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन की हुई है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 7 ये कहता है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, छोड़कर, EXCEPT, एक्सेप्ट मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, but includes shares, stocks, growing crops and trees which are forming part of land and agreed to severed from the land। severed मतलब अलग करना। सब समझे मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? एक बार पढ़ते हैं इसको। और पढ़ने से पहले एक चीज और, एक प्रश्न और, क्या गुडविल गुड्स होता है? गुडविल मूव हो सकता है या नहीं? मैंने अपनी गुडविल आपको भेज दी। क्या कॉपीराइट बिकता है? एक फिल्म देखिए, 2 स्टेट्स, अरिजीत सिंह के गाने बड़े फेमस है उसमें, तुम्हारा फेवरेट। मूवी देखिए 2 स्टेट्स। 2 स्टेट्स मूवी चेतन भगत की लाइफ पर बेस्ड है। चेतन भगत ने उस पर, चेतन भगत एक बहुत फेमस राइटर है हमारे इंडिया का, अगर किसी को पता हो तो, चेतन भगत ने वो पूरी की पूरी बुक लिखी थी। और जो प्रोड्यूसर है 2 स्टेट्स का,
उसने वो चेतन भगत से वो कहानी खरीदी है और चेतन भगत का कॉपीराइट था उस कहानी पर कि कोई भी बंदा उससे विदाउट परमिशन में वो यूज, समझ गए सबके सब? कोई समस्या? तो यहाँ कॉपीराइट बिका या नहीं बिका? मतलब इंटेंजिबल एसेट्स का ट्रांसफर गुड्स माना जाता है। तो देखें जरा, दिख रहा है ना सबको? तो गुड्स सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट में 7 है, ये 7 है, सब देखें बेटे प्लीज, बातें नहीं। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ क्या, छोड़कर मनी जो कि लीगल टेंडर है, एंड एक्शनेबल क्लेम, एंड इंक्लूड्स शेयर्स एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास ट्रीज विच आर and are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। अच्छा, ट्रीज गुड्स कब ट्रीज जो है वो गुड्स कब होंगे? जब आप उसको कट करेंगे। ऑल वेल? तो यहां पर मैंने नोट्स लिखवाए हुए हैं, नोट्स। मनी मीन्स ओनली करंट कॉइन्स एंड नॉट ओल्ड कॉइन्स, सो ओल्ड कॉइन आर ट्रीटेड एज, ओल्ड कॉइन को आप क्या ट्रीट करोगे? क्या हो गया, कोई दिक्कत है? चहल पहल में लगा हुआ इतनी देर से, तो 100 बार बोला है ना, डिस्टरबेंस होती, समझ ही नहीं आ रहा, हर क्लास में बोलना पड़ता है। तूने आज किया, कल वो करे, फिर वो करे, इतनी क्लास होती है, इतने बच्चे हो, पता नहीं क्या क्या कर, ये फोटो खींच रहे हो, क्या कर रहे हो? कोई है अकल? अब खत्म हो चुकी, हर क्लास में बताना पड़ेगा तुम्हें। कुछ चीज एक्सप्लेन हो रही है, समझ लो। हर क्लास का एक 3-4 लोग ऐसे कॉमन इस क्लास के अंदर है। मतलब मैं कुछ करता नहीं हूं का मतलब ये नहीं मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इतना हर बार मौका दिया जाता है, भाई रहने दो, पढ़ लो यार, तुम लोग पढ़ने आए हो। पूरा माहौल बिगाड़ के रखा हुआ है क्लास का, 2-3-4 ऐसे बच्चे। अच्छा खासा रिदम चल रही है, सुन लो। क्लास में पेपर में आएगा, इधर उधर दूसरों का मुंह देखोगे, और अगर नहीं पढ़ना तो छोड़ दो ना, क्यों क्लास में आ रहे हो टाइम पास करने के लिए? चलो, मनी का मतलब ओके। एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम का मतलब मैंने बताया, इट मींस राइट टू रिकवर ऑफ मनी विद द लीगल हेल्प। जैसे मैंने आपको प्रोमिसरी नोट दिया, प्रॉमिस किया, आपका अधिकार है, अगर मैंने आपको पैसे नहीं दिए तो आप उस प्रोमिसरी नोट के बेस पर मेरे केस में क्या ले सकते हो? लीगल एक्शन ले सकते हो। सिंपली इट इज कवर्ड इनटू ट्रांसफर ऑफ। सब समझ में आ गया? बुक से भी देखेंगे, बट अभी पहले नोट्स को कवर कर लेते। अगला है मेरा ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट राइट्स, गुडविल, और हाँ, क्या इलेक्ट्रिसिटी गुडविल गुड्स होता है? यकीन नहीं है तो आओ इधर उंगली मार के दिखाओ कि गुड्स है या नहीं है। क्या पानी गुड्स होता है? क्या गैस गुड्स होती है? यकीन नहीं है तो घर का एक बार ऐसे खोल के और बीड़ी पीना, पता लग जाएगा गुड्स है या नहीं है। सही है, समझ गए? तो आगे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस एक्सेट्रा ऑल आर ऑल वेल जी। अभी तो सिर्फ मैंने चैप्टर में यूनिट नंबर 1 कराया और वहां पर एक डेफिनेशन आप लोगों को बता दी। अब गुड्स के टाइप्स की बात करेंगे हम। अच्छा, स्क्रीन पे सब दिख रहा है ना? गुड्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, पहले मैं तीनों का मतलब बताऊंगा। एक होता है मेरा एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होता है मेरा फ्यूचर गुड्स, और एक होता है मेरा कंटिंजेंट गुड्स। एक एग्जिस्टिंग, एक फ्यूचर, और एक कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सा गुड्स होता है? सुनना ध्यान से। ये एयर कंडीशन मान लो मेरा है, मान के चलो मेरा है, वैसे मेरा नहीं।
मैं ये एसी आपको बेचना चाहता हूं, आप में से किसी बंदे को, तो मैंने आपसे बोला भाई ये एसी खरीद लो, तुमने कहा ठीक है, प्राइस हो गया, प्राइस बता दिया। क्या ये एसी एग्जिस्टेंस में है? एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जिसका एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, मतलब सेलर जब बायर को गुड्स बेच रहा हो ना, तो उस गुड्स को एग्जिस्टिंग तब बोला जाएगा जब वो गुड्स मार्केट में एग्जिस्ट करता हो। जरूरी नहीं है सेलर की जेब में हो, कहीं ना कहीं हो, तो इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। अब फ्यूचर गुड्स का एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं एक फार्मर हूं, मैं आलू की फसल तैयार कर रहा हूं, अभी फसल स्टार्ट करी है, तैयार नहीं हुई। संस्कृति एक बिजनेस पर्सन है, वो मेरे पास आई। संस्कृति ने मुझे बोला कि आपके खेतों में आलू कितने दिनों में तैयार हो जाएंगे? मैंने कहा 2 महीने में फसल तैयार हो जाएगी। संस्कृति ने बोला क्या सारे आलू मुझे आप 10 रुपए केजी सेल करोगे 2 महीने बाद? मैंने कहा मैं अपने घर में 200 किलो आलू रख दूंगा खाने पीने के लिए, और बाकी जितना भी आलू होगा 10,000 किलो 12,000 किलो, इतना तो हो ही जाता होगा, वो सारा आलू मैं आपको सेल करूंगा 10 रुपए पर केजी। तो वो सारा का सारा आलू बेचने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। बताओ यहाँ पर गुड्स का क्या एग्जिस्टेंस है? अभी तो आलू है ही नहीं, फसल ही तैयार नहीं है, तो ये कौन सा गुड्स हो गया? फ्यूचर गुड्स। अब तीसरी बात है कंटिंजेंट गुड्स की। क्या तुम लोग इस कंटिंजेंट वर्ड को जानते हो? आपको अकाउंट्स में सर ने कंटिंजेंट लायबिलिटी पढ़ाया होगा, टू डू और नॉट टू डू, है ना, कुछ ऐसी है। तो ये कंटिंजेंट गुड्स का मतलब क्या होता है? तो कंटिंजेंट गुड्स मतलब, कंटिंजेंट वर्ड का मतलब होता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट। जैसे मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, अपना अपनी वाइफ का, दोनों का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। क्यों लिया हेल्थ इंश्योरेंस? 1 साल का प्रीमियम जमा किया है कंपनी को। अगर इस 1 साल के भीतर मेरी वाइफ को या मुझे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई डिसीज हो गई, तो अगर मैं अस्पताल जाता हूं तो वहां पर मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वो पैसे कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। कुछ आ रहा है समझ में? वो पेमेंट कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन क्या जरूरी है मैं वो पैसे क्लेम करने जाऊं? कब जाऊंगा क्लेम करने? जब मुझे कोई बीमारी होगी। अब हट्टा कट्टा हूं मैं, पहुंच गया कंपनी, लाओ जी 1 लाख दो, नहीं जा सकता। मैंने कार इंश्योरेंस लिया, तो कार इंश्योरेंस का पैसा मुझे कब मिलेगा? जब कार का एक्सीडेंट होगा। कार का एक्सीडेंट हुआ नहीं और तुम आ गए भाई पैसे मांगने, डन। अब इसको कंटिंजेंट गुड्स, गुड्स से रिलेट करता हूं, सुनना जरा। कंटिंजेंट गुड्स मतलब ऐसा गुड्स, मान लो मैं एक मछुआरा हूं, ठीक है, मछली पकड़ने वाला। तो मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, ये समुंदर है सामने, ठीक है, दिख रहा है, आवाज आ रही है? मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। इस इतने में आप में से कुछ, मान लो 4-5 लोग हो, आप में से किसी ने बोल दिया कि जी मेरे लिए 20 किलो मछली ले आओगे? मैंने कहा भाई ले आऊंगा। अगर मछली मेरे जाल में फंस गई, आजकल की मछलियां थोड़ी तेज हो गई है, ठीक है, अगर मछली मेरे जाल में फंस गई या कोई तूफान नहीं आया, तो तूफान आ गया तो मैं तेरी कमिटमेंट थोड़ी पूरी करूंगा, नहीं जी कमिटमेंट पूरी करनी, भागूंगा वहां से मैं भाई। तो मैं गया, मैंने मछली पकड़ी उस दिन, मछली के में जाल में आई नहीं मछलियां भाई, कांटे में आई नहीं, ऐसी आ गया मैं। क्या आप तुम मेरे खिलाफ केस करोगे कि तूने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया? क्योंकि वो कंटिंजेंट गुड्स था। ऑल वेल बेटे, आ गया समझ? नहीं, फसल तो तैयार होनी होनी है, वो तो एक अनसर्टेन सिचुएशन है, वो तो एक नेचुरल इवेंट है। नहीं तो फसल तैयार नहीं होती, आप और हम जिंदा कैसे रहते? लेकिन समंदर में ये घटनाएं होती रहती है तूफान वाली, लेकिन अमूमन फसलों पे नहीं हो जाती। और आपको पता है मछलियां भी एग्जिस्ट करती है,
तभी तो जाल में आएंगी, है जी। और वहां पर गुड्स, सब समझ गए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स को, और थोड़ा सा ब्रॉडली समझाता हूं। अब मेरे पागल दोस्तों, एग्जिस्टिंग गुड्स भी तीन टाइप के होते हैं, एक स्पेसिफिक गुड्स, एक एज सर्टेन गुड्स, और एक अन एज सर्टेन गुड्स। एक स्पेसिफिक गुड्स, एक एज सर्टेन गुड्स, और एक अन एज सर्टेन गुड्स। देख, गुड्स का एग्जिस्टेंस है, गुड्स है, मान लो ये बेच रहा हूं, ये है, लेकिन अब ये इसकी सेल कुछ तीन अलग अलग सिचुएशन होती है, स्पेसिफिक, एसर्टेन और अनएसर्टेन। ठीक है, ध्यान से समझना तीनों को। किसी के पास आईफोन है यहाँ पे क्लास में, खुद गया था खरीदने, ठीक है, अरे मतलब मम्मी पापा भी जा सकते हैं, तुम तो सीधा ही चोरी का इल्जाम लगाएगा, ठीक है। कौन सा है भाई, चलो भाई सब सुनो, आईफोन 14 ऑनलाइन मंगाया था या लेने गए स्टोर से, कालका जी में ही, नेहरू प्लेस, सब सुनना जी बेटे, बहुत अच्छे से सुनते रहना। तो ये भाई गया, तेरा नाम भूल गया यार मैं, हाँ कुछ, मेरे दिमाग में क्रिश चल रहा था फिर से। तो कुछ क्या गया, कुछ नेहरू प्लेस जाता है, स्टोर में गया फोन लेने, तो कुछ ने क्या करा होगा, पहले सारे फोन देखे थे, सैमसंग, रियलमी, रेडमी, वीवो, है ना। तो इसने डायरेक्ट दुकान में जाते ही बोला होगा आईफोन, वो भी सीधा बोला होगा 14। यस और नो, इसको पहले से पता था इसको क्या खरीदना है, तो आईफोन 14। तो ये स्पेसिफिक गुड्स हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त आइडेंटिफिएबल होता है कि मुझे यही खरीदना। आगे समझ, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स। होते हैं, अब किसी को जैसे मेरे को मान लो कोई टीवी खरीदना है, टेलीविजन, सैमसंग का एक पर्टिकुलर टीवी है, मैं सीधा जाऊंगा, मैं भाई मुझे सैमसंग का ये वाला टीवी दिखा दे, तो खत्म बात। तो वो कौन सा गुड्स है, स्पेसिफिक। अब वो कुछ और दिखाएगा ही नहीं मुझे। लेकिन मान लो, अब जैसे मैं अपनी बात करूं, आईफोन एक्स तक की जो सीरीज आई थी, आईफोन एक्स तक की मैंने सारी सीरीज कंटिन्यूअसली चलाई। आईफोन 4, 5, 6 आया था, ठीक है, सब चलाई मैंने। उसके बाद से पता नहीं कुछ छोड़ दिया। नहीं ऐसा नहीं बेटे, पैसा बहुत है, ठीक है, घर खरीद लेंगे, आ जाओ। अभी सुनते रहना, रीजन बता रहा हूँ, रीजन क्या था। हमें ना बहुत सारी चीजें आई एप्पल में इसमें खरीदनी पड़ती है, और बहुत सारी जगहों पर सपोर्ट नहीं करता, तो फिर दिक्कत आने लगी, पढ़ाने में भी आती थी। इसके लिए अब या तो सारा सिस्टम आई एप्पल का हो, या तो एक एप्पल का, और वो नहीं चलेगा। तो ठीक है भाई, अब नॉर्मल फोन लिया, तो अब जब से वो नॉर्मल लिया, मेरे को ना ये पहले बड़ा शौक था, मोबाइल वोबाइल ये वो होता था पहले, अब इतना नहीं है। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, मतलब तुमसे 6-8 महीने छोटा ही हूँ, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ। मेरे को ना टेक्निकली मोबाइल या लैपटॉप जो मिल जाए ठीक है। तो अब मान लो मेरा मोबाइल फोन खो गया, आज यहाँ मैं क्लास में यहाँ रखा, मैं वॉशरूम गया, आया तो गायब। बच्चों का भरोसा नहीं, एक दिन कैमरा ले गए हमारा। मैं रिकॉर्ड करके गया, अगले दिन आए, मैं कहा सर कैमरा का, कह रहे सर वो तो कोई ले गया। मैं कहा यार बच्चे ये भी नहीं छोड़ते। तो अब की बार इस कैमरे के अंदर हमने वो लगा दी चिप, तो कोई लेके जाएगा ना जीपीएस, तो वो पकड़ा जाएगा। अच्छा ऐसा कुछ है नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ ताकि तुम लोग, ताकि तुम लेके ना जाओ, ठीक है। अभी सोचा, कह रहे सर गायब। तो तुम सबको मम्मी का समझ। अभी सुनो, इधर आओ क्लास में। अब
अब मान लो मेरा फोन खो गया। अब खो गया तो आज की डेट ऐसी है कि भाई साहब दुनिया में कोई चीज बिछड़ जाए, चाहे प्रेम करने वाली चली जाए कहीं 2-4 महीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोबाइल फोन नहीं जा रहे। ये लोगों की धारणाएं बता रहा हूं, अपनी नहीं बता रहा। बिल्कुल सही है। तो भाई फोन मेरा, अब मेरे को फोन तो चाहिए चाहिए। अब मैं शाम को फिर मैं गया नेहरू प्लेस, तो मेरे को ऐसा सच कुछ नहीं था, मेरा कोई भी मिल जाए। तो मैंने उसे बोला यार एक अच्छा सा फोन दे दे, मेमोरी अच्छी हो उसकी, ठीक है। तो उसने मुझे कई सारे फोन दिखाए, लाइन से दिखा रहा है, वीवो का दिखा रहा है, सैमसंग का दिखा रहा है, ओप्पो। अब मैं, मेरे को नहीं पता कौन सा खरीदना है। तो मेरे सामने उसने 15-20 बॉक्सेस रख दिए मोबाइल फोन के, मेरे लिए वो सारे गुड्स अनसर्टेन है, मुझे क्या पता कौन सा खरीदना है। हाँ फोन खरीदना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, लेकिन ये नहीं पता मुझे खरीदना क्या। तो अभी मेरे सामने उसने फोनों के डब्बे रखे बहुत सारे, वो कह रहा सर ये ले लो, ये बहुत अच्छा है। मैं कहा ये सर, ये तो इससे भी अच्छा है। सेलर ऐसे ही बोलते हैं ना। मैं कहा वो सर इसका तो जवाब ही नहीं है। तो वो अलग ही लेवल का बोलते हैं। तो उसमें से मैंने एक चूज कर लिया, मान लो सैमसंग का S22 मैंने चूज कर लिया, मैं कहा भाई ये दे दो। तो उस अनएसर्टेन के बल्क में से मैंने जो गुड्स सेट असाइड किया वो मेरा एसर्टेन हुआ, और बाकी सारे जो थे वो पहले से एसर्टेन थे। ऑल वेल, समझ में आ गया। जैसे आप मान लो मोटरसाइकिल खरीदने गए, अब आपको, आप टीवीएस के शोरूम चले गए। अब टीवीएस में तो वेराइटीज ऑफ मोटर बाइक्स हैं अलग अलग। आपने कहा जो भी 1 लाख से 1,20,000 तक आ जाएगी ले लूंगा। तो फिलहाल आप सारी बाइकों को देख रहे हो, मैडम साइड हटो, ठीक है। आपने देखा सबको, मोटरसाइकिलों को, उनमें से एक आपने चूज कर ली। तो पहले वो सब अनएसर्टेन था, जो चूज करी वो एसर्टेन हो गया। लेकिन सर ये पक्का था आप बाइक खरीदने जा रहे हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आप एंटर हो चुके हो, और उसके बाद गुड्स अनएसर्टेन और एसर्टेन हुआ है। लेकिन स्पेसिफिक में उसी समय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर होते वक्त आइडेंटिफाई करते हो। ऑल वेल, उम्मीद करता हूं मैं जस्टिस दे पाया तुम्हें इस टॉपिक से। आ जाओ। तो तीनों को पढ़ूंगा। सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुड्स, दे आर द गुड्स owned and purchased by seller at the time of contract of। तो तीन होते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब जब मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एग्री कर रहा हूं, मुझे पहले से पता है मुझे यही वाला गुड चाहिए। सही है, आ रहा है कुछ समझ? आगे देखते हैं एग्जाम्पल। इफ ए गोज टू ए टेलीविजन शोरूम एंड आइडेंटिफाई ए टीवी ऑफ हिज ओन चॉइस, तो स्पेसिफिक है, उसको पता है उसको क्या लेना है। या एक वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन, या कोई स्पेसिफाइड और फाइनली डिसाइडेड कार और स्कूटर। अब मैं टोयोटा के शोरूम में गया, टोयोटा की इतनी सारी गाड़ियां आती, टोयोटा ऑल्टिस, टोयोटा कोरोला, टोयोटा हाइब्रिड, टोयोटा कैमरी, टोयोटा की फॉर्च्यूनर, है ना, और भी है। मैंने सीधा जाके ऑफिस, मैंने मैडम मुझे रिसेप्शन पे बोला, मैंने मुझे फॉर्च्यूनर दिखा, तो जाती मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए, तो मेरे लिए बाकी क्या है, कुछ नहीं, सीधा स्पेसिफिक गुड्स पे हाथ मारा मैंने। और मान लो मुझे ये पक्का था मुझे टोयोटा की चाहिए, तो टोयोटा का बड़ा स्ट्रॉन्ग गाड़ी होती है, उसकी बॉडी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। टाटा की तो दीवार में घुसेड़ दो कुछ नहीं होगा, दीवार टूट जाएगी। पहले एक गाड़ी आती थी इंडिका टाटा की, एक्सीडेंट होता था, जिसके साथ हुआ वो बंदा खत्म, टाटा की गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। बड़ी खतरनाक टाटा की गाड़ी आती थी, ठीक है। टाटा की गाड़ी की बॉडी बड़ी मजबूत रहती। चलो, टाटा का हर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एसर्टेन की। तो गुड्स दैट बिकम एसर्टेन, बिकम एसर्टेन, बिकम मतलब बाद में बनेगा, मतलब अभी मैं पूरी भीड़ को देख रहा हूं, गुड्स की भीड़ को। एसर्टेन सब्सिक्वेंट टू एंटरिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया, उसके बाद मैं छांटूंगा,
तो जब तक छांट रहा हूं वो गुड्स मेरा अनसर्टेन है। छांटने के बाद when out of a large number or large quantity of unascertain goods, the number of quantity contracted for is identified and set aside for such contract. Such number of quantity is said to be as certain goods. क्योंकि किसी लाला की दुकान पर गए हो चीनी खरीदने, तो लाला भी बड़े ढीले से नहीं होते, दोपहर को जाओ, एक तो लाला लोग 5 बजे दुकान खोल लेते, आंखें मीचते मीचते आएंगे, शटर खोल दिया, अंदर घुस गए, बैठ गए, पता चला किसी के घर में घुस गए नींद में थे, पता अच्छा गलती हो गई, फिर पिट पुटा के आगे अपनी दुकान खोली। तो लाला जी के पास जाओ, जैसे तुम लोग कस्टमर हो, मैं लाला जी हूँ, तुमने बोला लाला जी 1 किलो चीनी दे दो, तो पहले मैं तुम्हें 1 मिनट तक देखूंगा और लाला की हंसी के साथ उसका पेट भी ऐसे उछल रहा होगा, देखने में वो हंसेगा तो पेट भी ऐसे लाल किले जा रहा होगा ऊपर। 18 पीस उसकी बनियान में छेद होंगे, आराम से बैठा हो। 1 किलो चीनी, हाँ लाला जी 1 किलो चीनी। फिर लाला उठेगा, अच्छा चीनी उससे बिल्कुल 1.5 मीटर दूर है, लेकिन उसको 2 घंटे लगाएगा वहां पहुंचने में, बड़ा आराम आराम से जाएगा, लुंगी पहले ऊपर करेगा, आराम आराम पहुंच गया जी। फिर वो चीनी में वो ऐसी होती है ना, फिर वो ऐसे करेगा और पॉलिथीन में चीनी डालेगा और वेट मेजरमेंट मशीन होती है वहां लाएगा, अब वो खेल खेलेगा वहां पर, ठीक है अब देखना, ज्यादा चली गई, कम हो गई, अब वो 18-22 मिनट वहां लगाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लाला ने वो पॉलिथीन दे दिया, ऐसे ऐसे देता है, देखना कभी भी देखना, ऐसे ऐसे दे देगा पॉलिथीन। अब आपने पॉलिथीन दी, फिर आपने दिया 500 का नोट, अब लाला बोलेगा 500 का नोट लेने के बाद, अबे यार खुले तो है, तू यहीं रुक, मैं आया। अब लाला जाएगा 500 के खुले कराने, 8.5 घंटे बाद आएगा, बोलेगा खुले मिले ही नहीं वो भी पैसे जेब में। लाला की बड़ी खतरनाक वो होती है। तो मान लो अब तुम लाला के पास गए चीनी लेने के लिए, तो भाई साहब जब वो 1 किलो चीनी लेने गया था, तो वो चीनी की बोरी में से 1 किलो चीनी लेगा, पूरी बोरी अनसर्टेन है या नहीं, फिर उसने उसमें से 1 किलो का वजन तोला और वो एसर्टेन हुई, फिर वो सेट असाइड हुई अलग, ऑल वेल, समझ गए। तो समझदार हो तुम लोग। मेरा एग्जाम्पल चीनी की जगह पर गेहूं का आ गया। ए होल सेलर ऑफ व्हीट हैज 100 बैग्स इन हिज गोडाउन। कितने बैग है गोडाउन में? 100। ही एग्रीज टू सेल 10 बैग्स ऑफ व्हीट। उसने वादा किया कि मैं 10 बैग्स ऑफ व्हीट आपको क्या करूंगा, बेचूंगा। एंड दीज बैग्स आर आइडेंटिफाइड एंड सेट असाइड। और उन 10 बैग को 100 में से वो 10 निकाले, जैसे वो 10 निकाले वो 10 क्या बन गए? एसर्टेन, ऑल वेल। और निकालने से पहले 100 के 100 क्या थे? अनएसर्टेन। तो नोट है मेरे बच्चे, बोथ स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स इन द अल्टीमेट एनालिसिस मींस आइडेंटिफाइड गुड्स। बस स्पेसिफिक में पहले से आइडेंटिफाइड होता है और एसर्टेन में बाद में आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। The difference is the point of time is when at the identify. Specific में at the time of making contract of sale और ascertain में after making contract of sale। उम्मीद है समझा पाया मैंने क्या बोला। ascertain मैंने बोला 1 किलो चीनी दे दो, चीनी बोरे में रखी हुई है, फिक्स हो चुका है चीनी लेगा अब ये, तभी तो तोलने जाऊंगा। तो फिर ये हुआ कब? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आने के बाद गुड्स एसर्टेन किया। बट आईफोन 14 दे भाई जल्दी फटाफट, स्पेसिफिक गुड्स से एट द टाइम। समझ में आ गया भाई? कोई डाउट किसी बच्चे को? तीसरा गुड्स है अनएसर्टेन गुड्स। बहुत सिंपल, वो जो बल्क में रखा हुआ गुड्स है ना, जैसे 100 बैग है गोडाउन में, तो 100 के 100 क्या है? वो जो चीनी की पूरी बोरी है वो क्या है? वो जो दुकान वाले ने मुझे सारे मोबाइल फोन दिखाए थे वो सब क्या है? अनएसर्टेन। समझ गए? तो अनसर्टेन कह रहा है व्हेन गुड्स आर केप्ट इन बल्क एंड नॉट येट आइडेंटिफाइड एंड
separated from bulk, then it is called unascertained goods. समझ गए? Example number 1. A agrees to buy a TV from mass of TV catalog shown by the seller. बहुत सारे टीवी के कैटलॉग्स हैं. Without identifying a particular model, it is called. Example 2. X is a wholesaler dealing in wheat. He agreed to sell 50 bags of wheat to Y. और 50 के 50 बैग एक जगह पे रखे हुए हैं. नहीं, 50 बैग पूरे गोडाउन में रखे हुए हैं. तो सारा अभी क्या है? This contract is for the sale of unascertained good because the bag of wheat have not been identified. एक और एग्जांपल ले लो, चलो पढ़े लिखे बच्चों. सेल ऑफ 5 टेबल ऑफ एन ऑफिस आउट ऑफ ए लॉट ऑफ. मैंने कहा ये 100 टेबल लगी है, 5 टेबल तेरी. कौन सी 5 बे? 100 की 100 अभी क्या है? समझ गए? चलो अब बात करेंगे फ्यूचर गुड्स की. एग्जिस्टिंग समझ में आ गया? आज टाइप्स ऑफ गुड्स तक करेंगे, अगली क्लास में यूनिट खत्म करूंगा. ठीक है, तो अगला है मेरा फ्यूचर गुड्स. अब ये फ्यूचर गुड्स क्या कहता है मेरे बच्चे? फ्यूचर गुड्स मतलब जो गुड्स वो जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो एग्जिस्टेंस में नहीं होता, उसको हम कौन सा गुड्स कहते हैं? फ्यूचर गुड्स. गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, बट ये देखो क्या है? येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस, मतलब जो बाद में मैन्युफैक्चर या बाद में क्या होगा? प्रोड्यूस होगा. उस गुड्स को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर गुड्स. उम्मीद है समझ आ पाया. ओके, आर कॉल्ड फ्यूचर गुड्स. ठीक है, तो यहाँ एक एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना. यहाँ एक पप्पू बंदा है और ये टिंकू है. हमारे भारत में ऐसे नाम होते हैं छोटे बच्चों के. टिंकू इधर आ, पप्पू इधर आ. बड़ा होके बच्चे ही गाली दे रहा होता माँ बाप को, सालो तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है. तो फिर वो बच्चा दारू पी के आता, तुम्हारे लिए ही मैंने शराब पी है. एक सॉन्ग है, पता है तुम्हें? तुझे कैसे पता है महबूब? आ जाओ. पप्पू एग्रीज टू सेल एप्पल्स विल प्रोड्यूस इन गार्डन नेक्स्ट ईयर. पप्पू ने एग्रीमेंट किया कि मैं सारे एप्पल्स तुझे बेचूंगा जो कि मेरे गार्डन में अगले साल पे प्रोड्यूस. समझ गए? तो याद रखना, यहां पर सिर्फ एग्रीमेंट हो सकता है, क्या सेल हो सकती है? गुड्स फ्यूचर है तो क्या सेल हो सकती है? सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है. तो नोट में मैंने लिखा है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एंड एग्रीमेंट टू. सब समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ गुड्स का दूसरा पॉइंट, कोई दिक्कत? क्या? तो यूनिट नंबर 5 पे जाओ. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. वक्त से पहले, परफॉर्मेंस से पहले आपने ब्रीच कर दिया, एंटीसिपेटरी. ऑन डेट किया तो एक्चुअल. अरे ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले उसी का हिस्सा था भाई. आया समझ में? अब बात करेंगे कंटिंजेंट गुड्स की. तो कह रहा है दीज आर ए टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स the acquisition of which by the seller depend upon a contingency which may or may not happen. मतलब सेलर को भी वो गुड्स मिले या ना मिले इस बात पे डिपेंड करता है. वो मछली वाला एग्जांपल याद है? देखो एग्जांपल नंबर 1. A fisher agrees to sell B a certain type of fish provided there is no cyclonic storm. मैं तुझे ये वाली मछली लाकर दूंगा बशर्ते, कंडीशन क्या है? कोई साइक्लोन ना आए. वहां पर साइक्लोन आएगा वो मछली चली जाएगी. डन. एग्जाम्पल नंबर 2. ए कार डीलर एग्रीज टू सेल अ पिंक कलर कार टू ए कस्टमर. मैडम जी आई थी. प्रोवाइडेड इट इज अवेलेबल विद द मैन्युफैक्चर. होता नहीं ऐसा?
This agreement is for sale of contingent goods and it will not become void if the pink color car is not available with the, और बाद में वो पिंक कलर मिला ही नहीं तो क्या करें? मैडम मस्कारा ले लो, ठीक है। ऑल वेल भाई, चलो अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, ये भी तो पढ़ लो। गुड्स समझ में आ गया? एक बार पहले रिवाइज करवाऊं जरा जो पढ़ाया था। भाई साहब इस चैप्टर का नाम था पहले इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हटा दिया 1963 में वर्ड इंडियन, रखा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 7th चैप्टर हुआ करता था, पूरे भारत में एप्लीकेबल है। 4 यूनिट हम लोगों को पढ़ने। यूनिट नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नंबर 1 गुड्स का मतलब, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, छोड़ दो सर छोड़ दो, मनी और लेकिन शेयर, स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज एंड ग्रास विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एंड एग्री टू सेवर्ड फ्रॉम द लैंड। ये लोग, ये चीज क्या होती है? गुड्स होती है। उम्मीद है समझ आ गया। एक्सप्लेनेशन मैंने दी। मनी मीन्स ओनली करंट कॉइन। एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आएगा। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब गुड्स होते हैं। अगली बात क्या करी? टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करी। 3 तरीकों के गुड्स होते हैं, एक मेरा एग्जिस्टिंग गुड्स होता है, एक मेरा कंटिंजेंट गुड्स होता है। तो एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होता है विच आर एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो एग्जिस्टेंस में होता है उसको कौन से गुड्स बोलते हैं? 3 टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक और एनएसटिव। फिर होता है फ्यूचर गुड्स, फिर होता है, अब अगला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। समय हो गया है, आज थोड़ा सा 10-15 मिनट पहले छोड़ रहा हूं। अगली क्लास में इस चैप्टर को, यूनिट को पूरा करेंगे, ठीक है।